हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम पीएच कैलकुलेशन किसी भी पॉलीप्रोटिक वीक एसिड के लिए कैसे करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों पॉलीप्रोटिक एसिड किसको कहा जाता है? तो पॉली मीन्स मैनी एंड प्रोटिक मीन्स H+, मतलब ऐसा एसिड जो एक से ज़्यादा H+ अगर दे सकता है तो उसको हम बच्चों यहाँ पे पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं H2S आपका क्या हाइड्रोजन सल्फाइड जिसके पास 2 H+ को देने की टेंडेंसी है। H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड ये भी आपका 2 H+ दे सकता है। H2CO3 जो हम कार्बोनिक एसिड जिसे कहते हैं ये भी आपका 2 H+ दे सकता है। H3PO4 ये आपका फॉस्फोरिक एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसके पास 3 H+ को देने की टेंडेंसी है। एंड लास्ट है हमारा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3, इसके पास भी 2 H+ देने की टेंडेंसी है। तो बेसिकली ये जितने भी एसिड मैंने यहाँ पे लिखे हैं इन सभी के पास एक से ज़्यादा H+ को देने की टेंडेंसी है और इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? पॉलीप्रोटिक वीक एसिड कहते हैं। अब एक्चुअली में हमारे पास और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, बट ये सारे जो हमारे वीक एसिड हैं ये मोस्ट कॉमनली आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। तो इनके अंदर हम पीएच का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसकी बात हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ पे बस कंसेप्ट आपको समझना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले एक अब डाटा यहाँ पे हमें दिया है एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू Ka1 हमारा क्या है बच्चों? पहले स्टेप में जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड आपका डिसोशिएट करेगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है विच इज़ अराउंड 10⁻⁻⁷। मतलब जब H2S आपका डिसोशिएट करेगा पहले स्टेप में तो फर्स्ट स्टेप में ये H+ को लॉस करके HS नेगेटिव बनाएगा। इस स्टेप के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है Ka1 ये एक्चुअली में दिया है 10⁻⁷। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये जो HS नेगेटिव है ये आपका फर्दर डिसोशिएट करेगा और डिसोशिएट करके H+ और यहाँ पे सल्फाइड बनाएगा और इस स्टेप के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है दैट इज़ अराउंड 10⁻⁻12। Now as you can see that this 10⁻⁻12 is very small as compared to 10⁻⁻7, means I can say that in second step the dissociation constant is very small। इसका मतलब ये है बच्चों, अब देखो Ka एक्चुअली में होता क्या है? Ka का मतलब है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, क्योंकि K तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बच्चों। अब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा तो थोड़ा लॉजिक लगाइए कि अगर Ka की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब प्रोडक्ट का भी अमाउंट कम होगा, और प्रोडक्ट का अमाउंट कम है इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रही होगी, या फिर अगर जा भी रही होगी तो काफ़ी कम अमाउंट में जा रही होगी। दैट मीन्स H+ जो आपको मिलेगा सेकेंड वाले स्टेप से वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू H+ विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द स्टेप नंबर 1। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर सेकेंड स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफ़ी स्मॉल वैल्यू है तो इसका मतलब जो H+ आपको सेकेंड वाले स्टेप से मिलेगा उसकी भी वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। तो इसीलिए बच्चों जब आपको यहाँ पे Ka की 2 वैल्यूज़ दी होंगी उनमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सेकंड वाला जो स्टेप है ना उससे जो भी आपको H+ मिल रहा है एसिड के अंदर, और अगर बेस होता तो जो भी OH नेगेटिव आपको मिल रहा होता उसको हमेशा नेग्लेक्ट करना है। तो हम सिर्फ और सिर्फ कौन से स्टेप को कंसिडर करेंगे बच्चों? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेप को ही कंसिडर करेंगे। एंड पहले स्टेप से आपको क्या मिलेगा? H+ एंड HS-। अब यहाँ पे देखो H2S का कंसंट्रेशन दिया है 0.1, ये T=0 टाइम पे है और इसके अमाउंट हम कितने ले लेंगे? 0। अब अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करें बच्चों तो अगर ये हमारा C है तो C में से C अल्फ़ा आपका कंज्यूम होता है, तो 0.1 में से हम 0.1 अल्फ़ा कंज्यूम करा देंगे तो ये भी 0.1 अल्फ़ा बनेगा, ये भी 0.1 अल्फ़ा बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा बच्चों हमें यहाँ पे सभी के अमाउंट मिल चुके हैं, सभी के कंसंट्रेशंस मिल चुकी हैं और ये हमारा पहला स्टेप है। तो पहले स्टेप से जो भी H+ आएगा उसी को बस कंसीडर करना है।
सेकेंड वाले स्टेप से जो भी आपको H प्लस मिलेगा उसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है आप लोगों को। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सेकेंड स्टेप का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बच्चों काफ़ी स्मॉल है, इसीलिए उससे मिलने वाला जो H प्लस होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होगा, जिसको हम आराम से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वंस अगर बच्चों यहाँ पे हमें H प्लस की वैल्यू पहले स्टेप से पता चल जाएगी तो हम pH को निकाल पाएंगे। अब अगर हमें H प्लस की वैल्यू चाहिए पहले स्टेप से तो हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? अल्फ़ा की। अब अल्फ़ा कैसे निकालें? तो सबसे पहले देखिए बच्चों, वीक एसिड के केस में, सिंस है तो ये वीक एसिड ही, और वीक एसिड के केस में मैंने पिछले पार्ट में जब मैंने आप लोगों को वीक एसिड एंड वीक बेस का किस तरह से pH निकाला जाता है उसमें मैंने कहा था कि वीक एसिड के केस में जो Ka होता है ये आपका C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा होता है। और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू इग्नोर कब करना है बच्चों? जब अल्फ़ा की वैल्यू 10% से कम होती है। अगर 10% से ज़्यादा होती है तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब मैं क्या बोल रही हूँ, अगर किसी बच्चे को नहीं अंडरस्टैंड हो रहा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि सबसे पहले आप इससे पहला वाला जो पार्ट है उसको ज़रूर रेफ़र करें, जहाँ पर मैंने वीक एसिड एंड वीक बेस के अंदर किस तरह से pH निकाला जाता है उसके अंदर मैंने ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता रखी है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अल्फ़ा को यहाँ पे इग्नोर करेंगे या नहीं करेंगे उसके लिए कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा ट्रिक बताया था। करना बस इतना है आपको कि अल्फ़ा को आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, अंडर रूट ऑफ Ka अपॉन सी। अगर बेस होता तो Kb अपॉन सी कर देते। अब Ka हमें कितना दिया है पहले स्टेप का, सिंस हम पहले स्टेप को ही यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप तो हमने टोटली इग्नोर कर दिया है उसके स्मॉल Ka की वैल्यू के बेसिस पे। तो Ka जो हम लेंगे वो पहले स्टेप वाला होगा, तो दैट इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 7, और यहाँ पे C कितना है 0.1 है। तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 6 का अंडर रूट हो जाएगा 10 पावर माइनस 3, और अगर परसेंट निकालेंगे तो अल्फ़ा को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 पावर माइनस 1% हो जाएगा, जो कि आपका 10% से कम है। इसका मतलब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर अल्फ़ा को टोटली इग्नोर कर सकते हैं, इसको ज़ीरो ले सकते हैं। तो यहाँ से फाइनली Ka की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? C अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर। तो Ka अगर बच्चों आपका C अल्फ़ा स्क्वायर है तो Ka हमें कितना दिया है पहले स्टेप का? 10 पावर माइनस 7 इक्वल टू C कितना है 0.1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ से फाइनली कितना आ जाएगा बच्चों? अल्फ़ा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 पावर माइनस 7 अपॉन 0.1 विच इज़ 10 पावर माइनस 6। अल्फ़ा यहाँ पे निकाल चुके हैं, 10 पावर माइनस 3 आ चुका है, और हमें तो pH पता लगाना है तो उसके लिए H प्लस की वैल्यू पता होनी चाहिए। और H प्लस कितना है हमारा 0.1 अल्फ़ा, तो 0.1 इंटू अल्फ़ा हमारा 10 पावर माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 पावर माइनस 4 हमारा आ जाएगा। तो अगर H प्लस आपका 10 पावर माइनस 4 है तो pH विल बी नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और H प्लस की जगह पे 10 पावर माइनस 4 लिख दो तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये जो सोल्यूशन है H2S का विच इज़ अ पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, उसका pH हम निकाल सकते हैं। और इसमें मैंने डायरेक्टली सेकेंड वाला जो स्टेप था उससे जो भी H प्लस मिलता उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर रखा है। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। अगर काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है इसका मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सेकेंड वाले स्टेप में काफ़ी कम होगा, मतलब प्रोडक्ट कम मिलेगा। प्रोडक्ट कम मिलेगा मतलब H प्लस आपको सेकेंड वाले स्टेप से काफ़ी कम मिलेगा। तो इसीलिए टोटल H प्लस आप सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से कंसिडर करोगे? पहले स्टेप से। नाउ इसी क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमें HS नेगेटिव का एज वेल एज सल्फाइड आयन का भी कंसंट्रेशन पूछा है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, HS नेगेटिव का भी कंसंट्रेशन किसके बराबर है? 0.1 अल्फ़ा के बराबर। तो इसका मतलब HS नेगेटिव का वैल्यू जो होगा वो 0.1 अल्फ़ा ही होगा, और अल्फ़ा तो हम निकाल चुके हैं। और अल्फ़ा कितना है बच्चों यहाँ पे? अल्फ़ा हमारा कितना आया? 10 पावर माइनस 3, तो पुट कर दीजिए 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो ये हमारा कंसंट्रेशन है HS नेगेटिव का। अब हमें निकालना है सल्फाइड आयन। तो सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें सेकेंड स्टेप को कंसीडर करना पड़ेगा। और सेकेंड वाला स्टेप हमारा क्या है बच्चों? सेकेंड स्टेप है हमारा HS नेगेटिव इज इन इक्विलिब्रियम विथ H प्लस एंड सल्फाइड आयन। अब यहाँ पे देखो बच्चों, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है बट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
सेकेंड स्टेप में HS नेगेटिव इज एन इक्विलिब्रियम विथ H प्लस एंड S2 माइनस, ये हमारा सल्फाइड आयन है। बट आप लॉजिक लगाइए थोड़ा सा, ये हमारा सेकेंड स्टेप में H प्लस के साथ साथ क्या है, सल्फाइड आयन है, जिसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये H प्लस एंड सल्फाइड आयन है बच्चों। अब गौर से देखिए, पहले स्टेप से ही हमें कुछ H प्लस मिल चुका है कंटेनर में एंड साथ साथ में HS नेगेटिव भी मिल चुका है कंटेनर में, ठीक है। और जो भी हमें HS नेगेटिव मिलेगा पहले स्टेप से, वही HS नेगेटिव क्या करेगा, सेकेंड वाले स्टेप में पार्ट लेगा रिएक्शन के अंदर। तो T इक्वल टू 0 टाइम पे अब HS नेगेटिव का अमाउंट हम कितना लिखें, 0.1 अल्फा, जो कि इक्विलिब्रियम पे पहले स्टेप के अंदर जितना भी HS नेगेटिव होगा वही अमाउंट अब धीरे धीरे क्या होगा, सेकेंड स्टेप में पार्टिसिपेट करना शुरू करेगा। तो HS नेगेटिव T इक्वल टू 0 टाइम पे हमने 0.1 अल्फा ले लिया, और H प्लस भी हमारा T इक्वल टू इन्फिनिटी, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम टाइम पे कितना था, 0.1 अल्फा था। लेकिन सल्फाइड आयन पहले स्टेप में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो T इक्वल टू 0 टाइम पे उसको हम 0 ले लेते हैं। अब लेट अस अज्यूम दैट जैसे पहले स्टेप के लिए हमने अल्फा ले लिया था डिग्री ऑफ डिसोशिएशन को, उसी तरह से मान के चलिए सेकेंड स्टेप के लिए हमारा जो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन है उसको मैंने अल्फा 2 ले लिया सपोज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा। अल्फा होता क्या है एक्चुअली में, अल्फा होता है कितना मोल आपका कंज्यूम हुआ है, कितना मोल आपका कंज्यूम हुआ है आउट ऑफ इनिशियल मोल। तो यहाँ बच्चों देखिए, अल्फा तो मैंने अल्फा 2 माना है, ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है अल्फा का। तो अल्फा मैंने इस रिएक्शन के लिए कितना ले लिया है, एज्यूम किया है अल्फा 2, तो अल्फा के जगह पे अल्फा 2 लिख दीजिए। कितना कंज्यूम हुआ है ये हमें पता लगाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। तो इनिशियल मोल HS नेगेटिव का कितना है, 0.1 अल्फा। तो बेसिकली कितना मोल आपका कंज्यूम होगा HS नेगेटिव का, कितना मोल आपका HS नेगेटिव का खर्च होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 अल्फा इंटू अल्फा 2। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम तक आते आते 0.1 अल्फा में से कितना खर्च कर देंगे, इस अमाउंट को खर्च कर देंगे, 0.1 इंटू अल्फा 2। और जितना खर्च होगा HS नेगेटिव उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि जितना रिएक्टेंट आपका कंज्यूम होता है वही कंज्यूम्ड अमाउंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो H प्लस का जो वैल्यू अब होगा बच्चों कितना होगा, 0.1 अल्फा तो पहले से था, अब उसमें आप क्या ऐड करोगे, ये वैल्यू ऐड करोगे। क्यों, क्योंकि HS नेगेटिव जितना कंज्यूम होगा वही अमाउंट ये H प्लस और सल्फाइड आयन को फॉर्म करने में लगा देगा। तो इसलिए जितना आपका HS नेगेटिव का कंजप्शन हुआ है उतना ही प्रोडक्शन होगा किसका, H प्लस का भी, और उतना ही प्रोडक्शन होगा किसका, S-2 का भी। तो 0.1 इंटू अल्फा 2 किसका कंसंट्रेशन हो गया, सल्फाइड आयन का। पहले से 0 था तो 0 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके वैल्यू में। तो यहाँ से फाइनली बच्चों हमें पता चल गया कि इक्विलिब्रियम तक HS नेगेटिव का अमाउंट कितना है, 0.1 अल्फा माइनस 0.1 अल्फा इंटू अल्फा 2। उसके बाद H प्लस का कितना है, 0.1 अल्फा प्लस 0.1 अल्फा 2, और सल्फाइड का है 0.1 अल्फा इंटू अल्फा 2। ये सभी के वैल्यू हमें पता चल गए हैं। तो सेकेंड वाले स्टेप के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो तो Ka2 हमें डिफाइन करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू हम कितना लिखेंगे, H प्लस इंटू सल्फाइड आयन डिवाइडेड बाय HS नेगेटिव। अब यहाँ पे सिंपली क्या करो बच्चों, सारे वैल्यू पुट कर दो। तो Ka2 की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी क्वेश्चन में, तो हमें यहाँ पे Ka2 की वैल्यू दे गई थी 10 पावर माइनस 12। तो 10 पावर माइनस 12 आप यहाँ पे पुट कर दो। तो 10 पावर माइनस 12 विल बी इक्वल टू H प्लस हमारा कितना होगा, 0.1 अल्फा कॉमन ले लेती हूँ मैं, और यहाँ पे 1 प्लस अल्फा 2, ठीक है, और सल्फाइड आयन के जगह पे 0.1 इंटू अल्फा 2 लिख दूंगी। और उसके बाद यहाँ पे HS नेगेटिव में देखिए ये हमारा यहाँ पे भी 0.1 अल्फा कॉमन है, और कॉमन लेने के बाद 1 माइनस अल्फा 2 आ जाएगा। 0.1 अल्फा दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो फाइनली 10 पावर माइनस 12 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू 0.1 इंटू अल्फा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस
अल्फ़ा 2 हो जाएगा। अब गौर से देखिए बच्चों, जो हमारा Ka1 का वैल्यू था दैट वाज अराउंड 10⁻⁻7 और Ka2 का जो वैल्यू था दैट वाज अराउंड 10⁻⁻12। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि Ka1 की जो वैल्यू है वो Ka2 से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब पहले वाले स्टेप के अंदर जो आपका पहला स्टेप है H2S, जब ये डिसोशिएट करके H+ एंड HS नेगेटिव देगा तो पहले स्टेप का जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, जो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि Ka अगर ज़्यादा है बच्चों इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, ठीक है। जिसका Ka ज़्यादा इसका मतलब है उसका प्रोडक्ट ज़्यादा, क्योंकि K क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इसका मतलब अगर किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ज़्यादा है इसका मतलब उसका प्रोडक्ट ज़्यादा है। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा डिसोशिएट किया होगा, मतलब इसका अल्फ़ा भी क्या होगा? काफ़ी हाई होगा, काफ़ी लार्ज होगा। लेकिन सेकेंड वाला जो स्टेप है हमारा HS नेगेटिव, जो कि आपका H+ एंड सल्फाइड के साथ इक्विलिब्रियम में था, यहाँ पे आपका K क्या है बच्चों? काफ़ी स्मॉल है। अगर K छोटा है इसका मतलब प्रोडक्ट कम है, और प्रोडक्ट कम है इसका मतलब H+ आपकी कम है। अगर H+ कम है इसका मतलब आपका ये मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा डिसोशिएट नहीं किया होगा, मतलब अल्फ़ा भी आपका क्या होगा बच्चों? काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होगा। इसका मतलब अल्फ़ा 2 की जो वैल्यू होगी वो काफ़ी छोटी होगी एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा। इसीलिए इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे? अल्फ़ा 2 को टोटली इग्नोर कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। एंड आफ्टर नेग्लेक्टिंग व्हाट आई विल गेट? 10⁻⁻12 इक्वल टू 0.1 इंटू अल्फ़ा 2 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पे अल्फ़ा तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों। कितना आया था अल्फ़ा हमारा पहले वाले पार्ट में? तो आप देख सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिला था 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 यहाँ पे जस्ट पुट कर दीजिए। तो 10⁻⁻12 इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻⁻3 इंटू अल्फ़ा 2। तो अल्फ़ा 2 यहाँ से कितना आएगा? 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4। तो ये हमारा 10⁻⁻8 आ जाएगा। तो आप खुद ही नोटिस कर सकते हैं बच्चों कि अल्फ़ा की वैल्यू था 10⁻⁻3, लेकिन यहाँ पे हमारा अल्फ़ा 2 का वैल्यू कितना है? 10⁻8 आ चुका है। मतलब अल्फ़ा 2 की जो वैल्यू है वो अल्फ़ा के कंपैरेटिवली काफ़ी छोटी है। इसी से हम पता लगा सकते हैं कि जो H2S है उसके अंदर जो पहले स्टेप के अंदर जो डिसोशिएशन हो रहा है वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द डिसोशिएशन विच इज़ टेकिंग प्लेस इन केस ऑफ सेकेंड स्टेप। तो इस तरह से बच्चों हम सल्फाइड का भी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, हम HS नेगेटिव का भी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, और हम इस तरह के क्वेश्चंस में pH को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से pH का कैलकुलेशन किसी भी वीक पॉलीप्रोटिक एसिड के अंदर किया जाता है। सेम क्वेश्चन बच्चों हमें कोई बेस भी दिया जा सकता है, कोई भी बेस आपको दिया जा सकता है, उसके अंदर भी आपको निकालने को कहा जा सकता है pH या फिर POH। जैसे अगर मैं सेम क्वेश्चन लेट अस से मैंने कहा कि आपको फेरस हाइड्रोक्साइड के लिए निकालना है, सेम क्वेश्चन है जो कि अभी हमने सॉल्व किया था। जैसे अगर मैं आपको कहती हूँ कि लेट अस से FeOH होल ट्वाइस का मोलारिटी है 0.1 मोलार, और उसके बाद आपको यहाँ पे Kb1 की वैल्यू दे रखी होगी आपको, जिस तरह से Ka1 दिया है, और उसी तरह से Kb2 की वैल्यू आपको दे रखी होगी। आपको डाटा इस तरह से दिया होगा बच्चों कि Kb1 की वैल्यू हमेशा Kb2 से ज़्यादा दे रखी होगी। तो आप सिंपली क्या करिएगा कि जैसे हमने वहाँ पे सबसे पहले स्टेप में क्या किया था, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले सारा प्रोसेस सेम लगाया था और हमने यहाँ पे H+ निकाला था, बट जो यहाँ पे H+ है वो बेस के लिए क्या हो जाएगा? OH नेगेटिव। और जैसे ही OH नेगेटिव आपको मिल जाएगा आप सबसे पहले POH निकाल लो, और जैसे POH आपको पता चल जाएगा आप pH निकाल पाओगे। मतलब एक ही डिफरेंस है बच्चों, मेथड सेम ही है वीक एसिड एंड वीक बेस का, बस द ओनली डिफरेंस इज कि एसिड के लिए हम H+ को निकालते हैं, बेस के लिए हमें OH नेगेटिव निकालना पड़ेगा। एसिड के लिए डायरेक्टली हम pH निकाल सकते हैं, बट बेस के लिए डायरेक्टली pH नहीं निकालेंगे। सबसे पहले उसके OH नेगेटिव की मदद से POH निकालेंगे, एंड आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ POH हम देन उसको क्या करेंगे? 14 में से माइनस करके pH को निकाल पाएंगे। बाकी सारा प्रोसेस आपका बेस के लिए पे बच्चों यहाँ पे सेम ही रहेगा। द ओनली डिफरेंस इज Ka2 के जगह पे अब Kb2 हो जाएगा और Ka1 के जगह पे Kb1 हो जाएगा। बाकी सारा प्रोसेस बच्चों आपका सेम ही रहेगा। तो आई होप आप लोग
लोगों को आइडिया आ गया होगा कि पॉलीप्रोटिक वीक एसिड एंड पॉलीप्रोटिक वीक बेस के लिए किस तरह से पीएच को कैलकुलेट किया जाता है। एंड साथ साथ में पीएच के अलावा अगर आपको किसी भी आयन का कंसंट्रेशन पूछा है तो भी आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो बच्चों पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। एज वेल एज जिन व्यूअर्स ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी वीडियोस फ्यूचर में मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।